हे, इट्स रियू। तभी जियांग चेंग की नजर जियू हुआंग पर पड़ी। वो अपने गंजे सर के साथ बड़े गर्व से खड़ा था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल खराब थी। वो बड़े ही गलत इरादे से बीमिंग एकेडमी की कुछ फीमेल डिसाइपल्स को ताड़ रहा था। जियांग चेंग ने उसे टोकते हुए कहा, तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू अभी कितना भद्दा लग रहा है? अपनी शक्ल देखी है? जियू हुआंग ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए ये बोलने की। अगर हजारों साल तक तुम्हारा भी एसेंस ब्लड निचोड़ा जाता तो देखता मैं। तुम मेरी जगह होते तो गंजे क्या, तुम्हारा नामो निशान मिट जाता। अगर तुम्हारे बाल नहीं झड़ते तो मैं अपना नाम बदल देता। जियांग चेंग ने उसे डराते हुए कहा, बस बहुत हो गया, चुपचाप निकल ले यहां से। अगर जरा भी देर हुई तो कोई सीलर या फिर वो कुआंशी आ जाएगा तुझे पकड़ने, फिर बन जाना उनका डिनर। ये सुनते ही जियू हुआंग की तो हवा टाइट हो गई। वो थर थर कांपने लगा और दुम दबाकर भागा, चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ, यहां कोई चिड़िया खा रहा है। चूंकि जियू हुआंग एक डीमन किंग था, तो जाहिर सी बात है वो जियांग चेंग के साथ डीमन हंटर गिल्ड तो जा नहीं सकता था। इसलिए जियांग चेंग उसे चुपचाप तियान्युआन फॉरेस्ट के अंदर ले गया। वहां सब कुछ समझाने के बाद जियांग चेंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अचानक उसने अपने हाथ घुमाकर हैंड सील्स बनाए और एक ग्लोइंग मार्क सीधा जियू हुआंग के माथे पर चिपका दिया। लो जी, हो गया काम। बेचारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया और ऑफिशियली जियांग चेंग का माउंट बन गया। स्पेल कंप्लीट करने के बाद जियांग चेंग ने बड़े प्यार से उसे तसल्ली दी, अरे टेंशन मत ले, चिल कर, मैं तुझे बेवजह परेशान नहीं करूंगा। बस अगर कोई इमरजेंसी हो तो 1000 माइल साउंड ट्रांसमिशन यूज कर लेना। इतना बोलकर जियांग चेंग वहां से निकल गया और बेगू सिटी के हंटर गिल्ड की तरफ बढ़ चला। लेकिन अभी वो बेगू सिटी में एंटर कर भी नहीं पाया था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। बेगू सिटी जाने वाले रास्ते पर आमतौर पर काफी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अगले ही पल सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों और पेड़ों के पीछे से कुछ साये निकलकर बाहर आए। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, हमें पहले ही खबर मिल गई थी कि जियांग चेंग बेगू सिटी जा रहे हैं। क्यों, हमारा ये सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? जियांग चेंग ने ठंडी नजरों से सामने खड़े लोगों को देखा और बोला, दुगु ल्यूचेंग, तुमने तो वाकई मेरा काफी मान रख लिया जो इतने लोगों को ले आए। दुगु ल्यूचेंग ने पलटकर जवाब दिया, अरे अरे, ज्यादा मत बोलो, तुम मेरे कमरे में घुसकर नहा रहे थे। मैंने तो अब तक तुम पर मेरी आंखें अपवित्र करने का केस भी नहीं किया है। वहां कुल 6 लोग मौजूद थे। दुगु ल्यूचेंग के अलावा वहां एक स्वॉर्ड्समैन, एक अरे मास्टर और 3 हिडन असैसिन्स थे। दुगु ल्यूचेंग इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने दहाड़ते हुए कहा, आज तुम्हारी मौत पक्की है। यहां 6 ऐसे योद्धा खड़े हैं जो डाओ रेल्म के भी पार जा चुके हैं। उसने हाथ से इशारा किया और देखते ही देखते तीनों हिडन असैसिन्स हवा में गायब हो गए। खत्म कर दो इसे का ऑर्डर मिलते ही उन सबने अपनी सबसे खतरनाक किल मूव्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे जियांग चेंग से इतने डरे हुए थे कि उसे अपनी फॉरबिडन स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन जियांग चेंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, अफसोस, तुम्हारी कैलकुलेशन में भारी मिस्टेक हो गई। जैसे ही हमला होने के बाद धूल और धुंध छंटी तो नजारा कुछ और ही था। जियांग चेंग की बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं आई थी और उसने हाथ झटकते हुए एक लो ग्रेड चीज बाहर फेंक दी। ये पत्थर लो, तुम्हारी परफॉर्मेंस की फीस है। दुगु ल्यूचेंग की तो ये सुनकर नसें फटने लगी। वो गुस्से से पागल हो गया। इल्यूजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? उद्धरण चिन्ह। जियांग चेंग ने अपनी भौएं चढ़ाते हुए मजाक उड़ाया, अब तुम्हारी गलती है कि तुम इतने बेवकूफ हो, ऊपर से अपनी बेइज्जती पर इतरा भी रहे हो। उसने बस एक चुटकी बजाई और उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। इतनी बड़ी फौज और ताकत लगाने के बाद भी दुगु ल्यूचेंग के हाथ सिर्फ नाकामी लगी। जियांग चेंग ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया था और इस बार तो उसकी इज्जत का कचरा हो गया। हालांकि इस फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से जियांग चेंग को अंदरूनी चोटें आई थीं। इस वक्त वो डीमन हंटर गिल्ड पहुंच चुका था। अपने एसेंस ब्लड से बनाए गए उस क्लोन के नुकसान ने उसके मन में दुगु ल्यूचेंग के लिए नफरत और बढ़ा दी थी। ये उधार मैं याद रखूंगा, एक दिन तेरी खाल जरूर उधेड़ूंगा। खैर, फिलहाल वो अकेला था, इसलिए सबसे जरूरी काम डीमन हंटर गिल्ड में शामिल होना था। जैसे ही उसने गिल्ड के अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। उस आलीशान दिखने वाले महल जैसे हॉल में शराब की बदबू और लोगों के चिल्लाने का शोर भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सड़न महसूस हो रही थी। ये कोई प्रोफेशनल गिल्ड कम और सब्जी मंडी ज्यादा लग रही थी। वहां लोग फिफ्थ ब्रदर की जमकर बुराई कर रहे थे, जो जियांग चेंग के इरादों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तभी गिरते हुए बालों और पीले दांतों वाला एक बुढ़ा उसकी तरफ बढ़ता हुआ आया। जियांग चेंग ने सीधा मुद्दे की बात की, मैं यहां डीमन हंटर गिल्ड ज्वाइन करने आया हूं।
ये सुनते ही उस बुढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, छोटे भाई, तुम अभी जवान हो, अच्छे खासे घर के और सुलझे हुए लड़के लगते हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें इस नर्क यानी डीमन हंटर गिल्ड में आना पड़ा? जियांग चेंग को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? बूढ़े ने एक ठंडी आह भरी और कहा, देखो, एक डीमन हंटर का काम हर दूसरे दिन खतरनाक मॉन्स्टर्स से पाला पड़ना है। किस्मत अच्छी रही तो जिंदा वापस आओगे, कुछ शिकार पकड़कर अच्छे पैसे कमाओगे और कुछ दिन ऐश करोगे। लेकिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो समझो, एक बार गए तो फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। जियांग चेंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना रिकमेंडेशन लेटर निकाला और कहा, मुझे आज़ादी पसंद है, इसलिए आप बस मेरा मेंबरशिप प्रोसेस पूरा कर दीजिए। जैसे ही उस बूढ़े ने उस लेटर को पढ़ा, उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। बीनिंग एकेडमी के डीन क्वांग रेनशियाओ। उसने हकलाते हुए कहा, भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे गिल्ड लीडर को बुलाना होगा। माहौल एकदम बदल गया। हॉल में मौजूद बाकी लोगों ने जैसे ही क्वांग रेनशियाओ का नाम सुना, उनके चेहरों पर इज्जत और खौफ के भाव आ गए। कुछ लोग तो जियांग चेंग के पास आकर पूछताछ करने लगे, छोटे भाई, तुम्हारा क्वांग रेनशियाओ के साथ क्या रिश्ता है? अचानक मिले इस अटेंशन से जियांग चेंग थोड़ा असहज महसूस करने लगा। बधाई हो, तुम्हारी मेंबरशिप एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है। अपना आईडी कार्ड लो और पीछे के आंगन यानी बैकयार्ड की तरफ चले जाओ। वहां मौजूद लोगों की बातें सुनकर जियांग चेंग को काफी मजा आ रहा था। उसे लगा कि यहाँ के लोग कम से कम ऊपर से तो सीधे और साफ हैं। दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो बैकयार्ड पहुंचा और अपना कमरा ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बुरी तरह सखपका गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बाथटब रखा था, जिसमें से गर्म पानी की भाप ऐसे उठ रही थी जैसे कोई जन्नत का नजारा हो। लेकिन असली झटका तो ये था कि उस टब के अंदर एक लड़की नहा रही थी, जिसकी बॉडी एकदम हॉट और परफेक्ट थी। जैसे ही उस लड़की की नजर अचानक कमरे में घुसे जियांग चेंग पर पड़ी, वो शर्म से लाल हो गई। तुम कमीने, बदतमीज! जियांग चेंग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, ही, अब देख ही लिया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। ऐसा करो, मेरी डिसाइपल बन जाओ। इतना सुनते ही उस नहाती हुई लड़की का दिमाग घूम गया। भाप से भरे उस टब में उसकी कातिलाना बॉडी साफ झलक रही थी। बेचारी सुकून से नहा रही थी और तभी ये लड़का अचानक अंदर घुस आया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओ घटिया इंसान, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ पल के लिए सन्न रहने के बाद वो हमला करने को तैयार हो गई। अरे, अब तुम मुझ पर हमला करोगी? कुछ तो लॉजिक लगाओ। लड़की का चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो चुका था और वो एकदम स्पीचलेस थी। पूरा देख लिया और अब बहाने बना रहे हो? मर जाओ तुम। उसने तुरंत अपनी बांसुरी निकाली और उसे अपने होठों से लगा लिया। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी, जियांग चेंग का माथा ठनका। ये लड़की तो एक बीस्ट टेमर थी जो धुन के जरिए मॉन्स्टर्स को बुलाती थी। अभी धुन पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी कि जियांग चेंग बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ लपका। उसने बाज की तरह झपट्टा मारकर लड़की के हाथ से बांसुरी छीन ली। मेरे सामने बैठकर मॉन्स्टर्स को बुलाने का प्लान है? इतनी भी भोली मत बनो। लड़की की आंखों में खून उतर आया था। बेशर्म कहीं के, अपना गंदा हाथ हटाओ मुझसे, आज तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जियांग चेंग ने बस अपना मुंह बनाया और झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। अपने बाएं हाथ से हैंड सील्स बनाते हुए उसने लड़की की कल्टीवेशन को सील कर दिया। बहुत शोर मचाती हो यार तुम। इसके बाद उसने उस लड़की को किसी मुर्गी के बच्चे की तरह उठाया और कमरे के बाहर फेंक दिया। लड़के को बस इस बात की चिढ़ थी कि वो बहुत शोर कर रही थी, इसलिए उसने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो लड़की एकदम सन्न रह गई, उसका दिमाग चकरा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी हुआ क्या है। जैसे ही उसने खुद को संभाला, पूरे इनर यार्ड में उसकी चीख गूंज उठी, कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। अंदर मचे इस बवाल को सुनकर एक मिडिल एज आदमी वहां पहुंच गया, जिसका नाम ये हाँ था। क्या इरादा है? पूरे डीमन हंटर गिल्ड को जलाने का प्लान बना रखा है क्या? ये हाँ ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर मासूमियत और बेबसी छा गई। पिताजी, आप सही वक्त पर आए। इस बदतमीज ने न सिर्फ मुझे नहाते हुए छुपकर देखा, बल्कि ऊपर से अपनी दादागिरी दिखाते हुए मुझे कमरे से बाहर भी फेंक दिया। तभी जियांग चेंग ने दरवाजा खोला और चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, किसी शरीफ इंसान पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये खुद मेरे कमरे में घुसकर नहा रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती? गिल्ड लीडर ने मामला समझते ही एक मजबूर सी मुस्कान दी और कहा, अरे भाई, शांत हो जाओ, ये सब बस एक गलत फहमी है। ये मेरी बेटी है। वैसे तो इस बैकयार्ड में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, पर आज शायद इसे पता नहीं चला कि मैंने ये कमरा तुम्हें अलॉट कर दिया है। जियांग चेंग ने बड़े भोलेपन से कहा,
चलो, अब आप इतना कह रहे हैं तो आपकी इज्जत रखते हुए मैं इस बात को यहीं रफा दफा करता हूं और इससे कोई हिसाब नहीं मांगूंगा। ये सुनकर ये हाँ का पारा चढ़ गया। उसे इस लड़के के साथ एक ही जगह रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था, पर गिल्ड लीडर ने उसे समझाते हुए कहा, जिद मत करो, तुम अभी अपने कमरे में जाकर प्रैक्टिस करो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये हाँ रोती हुई वहां से भाग गई और जाते जाते चिल्लाई कि वो अब उन दोनों से कभी बात नहीं करेगी। दरवाजा बंद करने के बाद गिल्ड लीडर ने जियांग चेंग से डुगु ल्यूचेंग के बारे में बात शुरू की। उसने बताया कि डुगु ल्यूचेंग ने गिल्ड में संदेश भिजवाया है कि अगर तुम 5 पेविलियंस जाकर माफी नहीं मांगते तो वो अपनी पूरी फौज लेकर क्वानजून सेक्ट पर हमला कर देगा। ये सुनते ही जियांग चेंग की आंखों में बर्फीली ठंडक छा गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं क्वानजून सेक्ट का लीडर ना होता तो क्या उसकी हिम्मत होती खुलेआम हमला करने की? 5 पेविलियंस भी अपनी मर्जी से हमला नहीं कर सकते। ये सुनकर गिल्ड लीडर ने चैन की सांस ली और अब बस इंतजार करने लगा। क्या बात है, मजा आ गया, अब असली तमाशा शुरू होगा। वे जैसे ही गिल्ड के मेन गेट से बाहर निकले, उन्हें वहां कुछ पालतू गुंडे चिल्लाते हुए दिखाई दिए। जियांग चेंग के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और उसने सीधे रोस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों बे, मुझे मार नहीं पाए तो अब क्वानजून सेक्ट को धमकी दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बगल में खड़े गिल्ड लीडर ने भी तुरंत जियांग चेंग का साथ दिया और उसे वहीं एल्डर की पोस्ट दे दी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, हमारे डीमन हंटर गिल्ड के एल्डर को हमारे ही सामने धमकी? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें इतना हल्का समझने की? तभी जियांग चेंग ने नजर घुमाकर देखा कि 5 पेविलियंस ठीक गिल्ड के सामने ही था। दोनों की टक्कर बराबरी की थी। डुगु ल्यूचेंग ने पास खड़े ऑफिसर से पूछा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ऑफिसर ने घबराते हुए रिकॉर्ड बुक चेक की और पाया कि क्वानजून सेक्ट के लीडर का नाम बदल चुका है और अब वहां लू चिंगचेंग लिखा है। ये जानकर डुगु ल्यूचेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। वाह जियांग चेंग, क्या चाल चली है। लेकिन 5 पेविलियंस की इज्जत दांव पर थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपने आदमियों को वापस बुलाना पड़ा। खैर, ये तो बस एक शुरुआत थी। वे दोनों जानते थे कि अब दुश्मन को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। चुप हो जा, बहुत बकबक कर रहा है। तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत बड़ा मार्शल है? अभी एक थप्पड़ जड़ूंगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इसके बाद अगले 10 दिनों तक जियांग चेंग और डुगु ल्यूचेंग के बीच शांति बनी रही। जियांग चेंग अकेले अपने कमरे में कल्टिवेशन कर रहा था, तभी उसकी यादों में श्वानहुआंग जुए की शू सिंग फमेन कल्टिवेशन टेक्निक उभरने लगी। देखा जाए तो डाओ रेल्म की सबसे पावरफुल तकनीक डाओ मास्टर की श्वानहुआंग जुए ही है, जिससे जेंकी को सीधे स्पिरिट में बदला जा सकता है, लिंकी को एक्सुअनहुआंग में बदला जा सकता है और इस दुनिया में एक्सुअनहुआंग की ताकत सबसे ऊपर मानी जाती है। अब से जियांग चेंग को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा था। अब वक्त आ गया था डुगु ल्यूचेंग के साथ पुराना हिसाब चुकता करने का। अगले ही पल उसने अपने हाथ जोड़कर हैंड सील्स बनाए और श्वानहुआंग जुए को फिर से एक्टिवेट कर दिया। उसकी जेंकी बारीक धागों की तरह चमकने लगी और एक सुनहरी रोशनी के साथ धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर समा गई। तभी वो श्वानहुआंग पावर दरवाजे को चीरती हुई निकली और बैकयार्ड में रखी एक विशाल चट्टान से जा टकराई। वो चट्टान 10,000 ईयर कोल्ड आयरन से बनी थी, लेकिन इस पावर के सामने वो टिक नहीं पाई और देखते ही देखते पाउडर बन गई। ये देखकर जियांग चेंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया और खुद से कहा, इतना काफी है। उसी वक्त ये हाँ गुस्से में आग बबूला होकर वहां पहुंची। उस टूटी हुई चट्टान को देखकर उसका पारा चढ़ गया और वो चिल्लाई, ये मेरी प्रैक्टिस के लिए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की? बेचारे पिताजी काम के बोझ से दबे जा रहे हैं और तुम यहां मजे से सब कुछ तहस नहस कर रहे हो। जियांग चेंग ने अपना मुंह बनाया और उसे पुरानी बात याद आ गई। उसने मजाक में कहा, अरे तो ये तुम्हारी थी? चलो, माफी के तौर पर मैं तुम्हें कुछ धांसू टेक्निक सिखा देता हूं, क्या कहती हो? पर वो लड़की तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे बस मेरी प्रैक्टिस वाली चट्टान वापस चाहिए। अगर नहीं ला सकते तो अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। जियांग चेंग को लड़कियों को मनाना बिल्कुल नहीं आता था, तो उसके बोल थोड़े कड़वे हो गए। सुन छोटी, अरे ओ लड़की, मेरा इरादा तुम्हारी प्रैक्टिस खराब करने का नहीं था। तुम तो खामख्वाह। पर यह हाँ तो जैसे ठान कर बैठी थी कि उसे बुरा मानना ही है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो पैर पटकते हुए घर से बाहर भाग गई। वो चिल्लाई, हाँ, सब मेरी ही गलती है। जब से तुम आए हो पिताजी को भी मेरी परवाह नहीं रही। जियांग चेंग को बेचैनी होने लगी। वो लड़की बिना किसी गार्ड या प्रोटेक्शन के बाहर गई थी, पक्का कोई पंगा होने वाला था। अभी उसने ये सोचा ही था कि तभी उसे ये हाँ की एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब तक वो भागकर बाहर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, पर मौके पर डुगु ल्यूचेंग की लिंगबो की एनर्जी के निशान साफ दिख रहे थे। उसका दिमाग ठनक गया। अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी है तो ले, मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। उसने फौरन नीचे सड़क पर खड़े एक खबरी को मैसेज दिया, अगर मैं वापस ना आऊं तो सबको खबर कर देना कि ये हाँ गायब हो गई है।
जियांग चेंग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो जानता था कि ये बेगू सिटी खतरों से भरी है, इसलिए उसने अपने बैकअप प्लान पहले ही तैयार कर रखे थे। इधर दुगु ल्यूचेंग ये हां को किडनैप करके तियानयुआन फॉरेस्ट के अंदर ले जा चुका था। वो मन ही मन अपनी चाल पर खुश हो रहा था। ये मिंगए, तुम सालों से मेरे खिलाफ जा रहे हो और ऊपर से इस जियांग चेंग जैसे विलन को पनाह दे रहे हो। अब तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, देखता हूं अब तुम किसे चुनते हो। अभी वो अपने ख्यालों में डूबा ही था कि तभी उसके ठीक पीछे से आवाज आई, माफ करना, तुम्हारे इस खूबसूरत सपने में खलल डालने के लिए। जियांग चेंग वहां पहुंच चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद मौत के मुंह में चले आए। यहां पहले से ही तियानलुओ दिवंग का जाल बिछा हुआ है। दुगु ल्यूचेंग अपनी बकबक पूरी कर पाता उससे पहले ही जियांग चेंग ने 2 धारदार हथियार निकाले और उस पर टूट पड़ा। बहुत बोलता है बे तू, तुझे क्या लगा मैं यहां खड़ा होकर तेरी बकवास सुनूंगा? उद्धरण चिन्ह। दुगु ल्यूचेंग के चेहरे पर एक कट लगा और खून बहने लगा, लेकिन वो अभी भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। पर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जियांग चेंग मजे लेते हुए बोला, तो तुम इस घटिया और कमजोर अर्ली स्टेज किलिंग फॉर्मेशन के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे? इसे तो कोई भी चुटकी में तोड़ दे। इतना कहकर उसने उस फॉर्मेशन के आई यानी केंद्र से एनर्जी स्टोन निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। ये हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन अब से मेरा हुआ। दुगु ल्यूचेंग पागल हो उठा। नामुमकिन, तुम जैसे पिछड़े इलाके से आए गरीब लड़के ने मेरा अरे कैसे तोड़ दिया? पर उसे अंदाजा नहीं था कि जियांग चेंग अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुका है। जब मैं डाओ रेलन तक नहीं पहुंचा था तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तो अब क्या खाक लड़ोगे जब मेरी जेंकी सीधे स्पिरिट में बदल चुकी है? तभी दूसरी तरफ से कुछ आहटें सुनाई दी। शायद जियांग चेंग की बैकअप टीम भी पहुंचने वाली थी। ओ भाई, तेरी इतनी कम अक्ल के साथ तू आखिर एल्डर कैसे बन गया? कोई सेटिंग है क्या? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दुगु ल्यूचेंग हवा में उछलकर जियांग चेंग पर झपटा, जियांग चेंग के गले से एक गुस्से भरी दहाड़ निकली। दुगु ल्यूचेंग कई मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर गिरते ही उसका पहला काम था रोते हुए माफी मांगना। जियांग चेंग, मैं 5 पेविलियंस का ग्रैंड एल्डर हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो 5 पेविलियंस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पर जियांग चेंग ने तो कभी 5 पेविलियंस को भाव दिया ही नहीं था। तभी दुगु ल्यूचेंग की नजर पास ही बेहोश पड़ी ये हां पर पड़ी और उसने अपनी नीच हरकत शुरू कर दी। उसने उसे खींचकर अपने पीछे छिपा लिया और उसे ह्यूमन शील्ड बना लिया। मुझे यहां से जाने दो, वरना मैं इसे अभी मार दूंगा। लेकिन उसकी ये घटिया चाल जियांग चेंग पहले ही भांप चुका था। तभी पीछे से किसी की जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई गुस्से में भरा ड्रैगन गरज रहा हो। दुगु ल्यूचेंग। अब तो पूरे बेगू सिटी को इस दुगु ल्यूचेंग की असलियत और उसकी नीच फितरत का पता चल गया था। उसने जब मुस्कुराते हुए जियांग चेंग को देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये सब लोग यहां कैसे आ गए? ये तुम्हारी चाल है, तुमने मुझे फंसाया है। जियांग चेंग ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें किस बात में फंसाया? तुम तो खुद को 5 पेविलियंस का ग्रैंड एल्डर कहते हो। अगर तुमने खुद हंटर गिल्ड के लीडर की बेटी का किडनैप नहीं किया होता तो क्या मैं तुम्हें मजबूर कर सकता था ऐसा करने के लिए? ये सुनते ही ये मिंगे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वाह दुगु ल्यूचेंग, बहुत अच्छे 5 पेविलियंस के ग्रैंड एल्डर। वहीं पास के एक पेड़ पर छिपे 5 पेविलियंस के ब्रांच हॉल मास्टर ने जब ये सब देखा तो उसे दुगु ल्यूचेंग से नफरत हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ क्या अब हमारे और गिल्ड के बीच में जंग करवा कर ही मानेगा। अगला प्लान अपनी ताकत को बढ़ाना था और ऐसे कचरे को जिंदा रखने का अब कोई मतलब नहीं था। लियू वू ने अपनी जेंकी का इस्तेमाल किया और आसमान में एक संदेश चमकने लगा, जिसके शब्द किसी दैवीय घोषणा की तरह लग रहे थे। संदेश साफ था, दुगु ल्यूचेंग अब इस ओहदे के लायक नहीं है और उसे नियमों के मुताबिक 5 पेविलियन से बेदखल किया जाता है। दुगु ल्यूचेंग के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए और वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाया, लियू वू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? अब वो अपना सारा गुस्सा जियांग चेंग पर निकालने वाला था। उसने ये मिंगे को धमकी दी, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये हां को छोड़ दूं तो अभी के अभी इस जियांग चेंग को मेरे हवाले कर दो। ये मिंगे और जियांग चेंग दोनों ही अपने फैसले पर अड़े थे। गिल्ड लीडर दुनिया की भलाई के लिए अपनी बेटी तक को कुर्बान करने को तैयार थे ताकि जियांग चेंग सुरक्षित रहे, लेकिन जियांग चेंग किसी और को अपनी वजह से मरते नहीं देख सकता था। दोनों के जवाब बिल्कुल अलग थे। जियांग चेंग ने कहा, मुझे मंजूर है, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है, आप शर्मिंदा मत होइए। ये सुनकर दुगु ल्यूचेंग खुशी से फूल नहीं समा रहा था। उसने जियांग चेंग को ऑर्डर दिया कि वो स्पिरिट स्टोन को वापस उसकी जगह पर रखे और अपनी सारी लिंकी को सील कर दे। ये हां को बचाने के लिए उसने सब वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, लेकिन उसे क्या पता कि एक मामूली स्पिरिट सप्रेसिंग टेक्निक जियांग चेंग को रोक नहीं सकती। वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जियांग चेंग ने सारी शर्तें मान ली, दुगु ल्यूचेंग पागलों की तरह हंसने लगा और उसने ये हां को झटके से दूर फेंक दिया।
तभी वो पूरी ताकत से जियांग चेंग की तरफ दहाड़ा। अब तू भी नहीं बचेगा, साथ में मरते हैं। जियांग चेन उस 5 एलिमेंट्स किलिंग अरे के बीच खड़ा था और उसके चेहरे पर एक चैलेंजिंग मुस्कान थी। उसने तंज कसते हुए कहा, दुगु ल्यूचिंग, मुझे पता था कि तू बेवकूफ है, पर यह नहीं पता था कि तू इतना बड़ा डफर है। तूने तो खुद मुझे फेक डेथ का चांस दे दिया। दुगु ल्यूचिंग को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इस फॉर्मेशन से बच निकलना नामुमकिन था। पर सामने जियांग चेन था, जिसके पास ऐसी टेक्निक्स थी जो आसमान चीर दें। क्या तूने कभी बिंगजी के बारे में सुना है? इसमें इंसान खुद को ब्लड में बदल लेता है, जिससे उसे कोई भी जानलेवा चोट नहीं लगती। खैर, दुगु ल्यूचेंग, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके पीछे ही ये मिंगे की दहाड़ सुनाई दी। 5 पेविलियंस। मैं तुम सबको आबाद नहीं रहने दूंगा, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ देर बाद टियान्युआन फॉरेस्ट में मौजूद जियू हुआंग को जियांग चेन का 1000 माइल साउंड ट्रांसमिशन मिला और वो फौरन वहां पहुंच गया। वैसे तो डाओ सोल को अनलॉक करने वाले करोड़ों में एक होते हैं, पर यहां तो मामला ही अलग था। भले ही मेरी मैथ्स थोड़ी कच्ची हो, पर मेरी ये 3 डाओ सोल्स पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी हैं। तभी जियू हुआंग बिना जियांग चेन के कुछ बोले ही करके हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बात है, लगता है शहर में तुम्हारी दाल नहीं गली, इसलिए आखिर में मेरे पास ही आना पड़ा। जियांग चेन अभी बिंगजी स्टेट में था और काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसने झिड़कते हुए कहा, बकवास बंद कर और थोड़ा एसेंस ब्लड निकाल, मुझे अपनी कल्टीवेशन मजबूत करनी है। जियू हुआंग के चेहरे पर एक अजीब सी चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। उसने बड़े ही ड्रामेबाज अंदाज में कहा, एसेंस ब्लड तो मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे प्लीज बोलो, रिक्वेस्ट करो मुझसे। जियांग चेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक ठंडी आह भरी और अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, बेटा, एक बार मुझे ठीक हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा सूप बनाकर कैसे पीता हूं। ये सुनते ही जियू हुआंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो थरथर कांपने लगा। उसने झटपट अपना थोड़ा सा एसेंस ब्लड निकाला और बोला, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री। जैसे ही जियांग चेंग के शरीर में थोड़ी जान आई, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके शरीर की लिंगली किसी उबलते हुए पानी की तरह खौलने लगी थी। उसकी मेंटल पावर उसकी आत्मा की गहराइयों में समाती जा रही थी और उसे किसी बड़े घंटे की गूंज जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अपने पुराने तजुर्बे से वो फौरन समझ गया और बुदबुदाया, मेरी डाओ सोल जागने वाली है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम कल्टिवेटर्स हैं जिनकी डाओ सोल डाओ रेल्म में ही जाग जाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये उसकी पुरानी वाली डाओ सोल नहीं थी। तभी आसमान और जमीन में हलचल और तेज हो गई। धमाके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जियांग चेंग दंग रह गया, क्या ये सच में ड्यूअल डाओ सोल है? कायदे से देखा जाए तो दुनिया में हर तरह की डाओ सोल सिर्फ एक ही होती है। जब उस सोल का पुराना मालिक मर जाता है, तभी किसी नए इंसान में वो जाग सकती है। ये सोचकर जियांग चेंग के मन में थोड़ी उदासी छा गई। जहां तक उसे पता था, एम्परर वाइन डाओ सोल का जिक्र और ये शुइमू मेंग गॉड तो उसका जिगरी यार था, तो क्या वो भी यहीं मारा गया? जियांग चेन का दिल बैठ सा गया। वो सोचने लगा कि जब वो वापस ज्यूक्सियाओ लौटेगा तो पुराने दोस्तों में से आखिर कितने जिंदा मिलेंगे। तभी अचानक जियांग चेन को अपने अंदर कुछ स्ट्रांग फील हुआ। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने गौर से देखा तो उस सफेद धुंध वाले सोल वर्ल्ड में एक और रोशनी चमक उठी। पूरा माहौल एकदम मैजिकल हो गया। हर तरफ ऑस्पिशियस वाइब्स और 7 रंगों वाली रेड लाइट जगमगाने लगी। तभी अचानक सोल वर्ल्ड जोर से हिल गया। ऐसा लगा जैसे वॉइड से एक लाइट बीम सीधे नीचे गिर रही हो। एक जोरदार बूम की आवाज के साथ वो लाइट सीधे सोल वर्ल्ड में आ गिरी। ये दूसरा डाओ सोल था, एलिमेंट लॉर्ड का डाओ सोल, अनडाइंग बर्ड। जियांग चेन एकदम गंभीर हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अब जब मैं तुम बन गया हूं तो तुम्हारी लेगेसी डूबने नहीं दूंगा। वादा रहा, आगे चलकर मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा और हम मिलकर ज्यूक्सियाओ को फतह करेंगे। लेकिन भाई, पिक्चर अभी बाकी थी। अचानक एक और तेज रोशनी चमकी। आज क्या डाओ सोल्स की होलसेल मार्केट लगी है क्या? लो, तीसरा भी आ टपका। ये कैसे पॉसिबल है? जियांग चेन ने उसे देखा और एक बिटर स्माइल दी। जैसा सोचा था वही है, मेरी पिछली लाइफ का डाओ सोल वन हुआ तियंजन। ये डाओ सोल सबसे पावरफुल भी है और सबसे बेकार भी। पंगा बस ये है कि इसे यूज करने के लिए किसी और के डाओ सोल को विक यानी बत्ती की तरह जलाना पड़ता है। तभी अचानक जियांग चेन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने वानहुआ तियंजान को देखा। वहां एक लौ धीरे धीरे जल रही थी। अब भला अभी अभी जागृत हुआ कोई डाओ सोल खुद ब खुद कैसे जल सकता है? तभी उस रोशनी के बीच एक परछाई उभरी और उसने कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो तुम मुझे इस विशाल आसमान और दुनिया की भीड़ में ढूंढ लेना। ये आवाज सुनते ही जियांग चेन के दिल में एक टीस उठी। ये आवाज युए येलियू की थी। दरअसल उस ज्योति को जलाने वाली कोई और नहीं, बल्कि तब की उसकी खास साथी मून गॉडेस युए येलियू थी, जब वो खुद एक गॉड किंग हुआ करता था।
वनहुआ तियनजान की शक्ति इतनी अजीब है कि ये किस्मत को चकमा देकर पुनर्जन्म का रास्ता खोल सकती है, और सच तो यह है कि युए येलियू के बलिदान की वजह से ही जियांग चेन को ये नया जीवन मिला था। उसकी मुस्कुराहट को याद करते हुए वो दर्द से चिल्ला उठा और कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया छान मारनी पड़े वो उसे ढूंढकर ही रहेगा। उसकी ये हालत देख जियू हुआंग ने उसे दिलासा दिया और कहा कि भले ही वो नहीं जानता कि जुक्सियाओ में क्या हुआ था, पर इस बार वो उसके साथ खड़ा रहेगा। निकलने से पहले जियांग चेन ने उसे तियान्युआन फॉरेस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने को कहा और खुद हालात का जायजा लेने के लिए नॉर्दर्न सिटी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे जो खबर मिली उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। यकीन करना मुश्किल था, पर उसकी मौत के बाद लियाओ गिल्ड ने 100 से ज्यादा डाओ रेल्म, 30 से ज्यादा शी रेल्म और 3 डोंग रेल्म के कल्टीवेटर्स को इकट्ठा कर लिया था। जियांग चेन के मन में गिल्ड के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई। उसने सोचा कि उसके लिए गिल्ड ने इतना सब किया, ये वाकई काबिले तारीफ है। उसने खुद से वादा किया कि भविष्य में वो उनका ये एहसान जरूर चुकाएगा। वैसे कल्टीवेशन लेवल्स को देखें तो डाओ रेल्म के ऊपर शी रेल्म, जोंग रेल्म, वांग रेल्म, जुन रेल्म, डी रेल्म, टियन रेल्म और शेंग रेल्म आते हैं। इसके बाद हेवनली मैन 5 वीकनेसेस का पड़ाव पार करके और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को झेलकर ही कोई जुक्सियाओ की गहराइयों में कदम रख सकता है। फिलहाल हालात को देखते हुए जियांग चेन का सामने आना ठीक नहीं था, इसलिए उसने लो प्रोफाइल रहकर किसी शांत जगह पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को श्वानहुआंग पावर में बदलने की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकलने वाला था, तभी एक आदमी भागता हुआ आया और उसने एक सनसनीखेज खबर दी। बेगू सिटी के सिटी लॉर्ड की बेटी बेगू रुयन कुछ दिन पहले तियान्युआन फॉरेस्ट गई थी और तब से लापता है। अब वो जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे ढूंढने के इनाम में एक श्वानहुआंग वुड रखा गया था। ये सुनकर उसने मन ही मन सोचा, मुझे मोहरा बनाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, चलो देखते हैं कि असली माजरा क्या है। पुरानी जान पहचान और उस कीमती लकड़ी की खातिर वो सिटी लॉर्ड के महल पहुंच गया। वहां गेट पर खड़े एक नौकर ने साफ कह दिया कि जिसका कल्टीवेशन डाओ रेल्म से कम है वो इस मिशन को हाथ में नहीं ले सकता। ये सुनकर कई लोग बड़बड़ाने लगे क्योंकि उनका यहां आना बेकार हो गया था। आखिर पूरी बेगू सिटी में शी रेल्म के गिने चुने एक्सपर्ट्स ही तो थे। तभी भीड़ में से किसी ने एक सवाल उठाया। भीड़ में खड़े एक शख्स ने पूछा कि आखिर सिटी लॉर्ड खुद अपनी बेटी को ढूंढने क्यों नहीं गए। उसके बगल वाले ने जवाब दिया कि बेगू हु की पिछले दिनों स्वेलुओ सिटी की मालकिन स्वे कियानकिन के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई थी और वो अभी तक उस लड़ाई के जख्मों से उबर नहीं पाए हैं। उनकी हालत ऐसी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तो तियान्युआन फॉरेस्ट जाना तो दूर की बात है। इधर जियांग चेन का कल्टीवेशन लेवल भले ही कम था, पर उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वो आगे बढ़ा और बात शुरू की। देखो भाई, मेरा लेवल भले ही कम हो, पर मैं तियान्युआन फॉरेस्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, तो क्या मुझे अंदर जाने की परमिशन मिल सकती है? पहले तो नौकर ने भाव नहीं दिया। उसे लगा कि ये लड़का बस दूसरों के पैर खींचेगा और मिशन में रुकावट बनेगा। पर तभी जियांग चेन ने अपना एक कार्ड खेला और ऐसी अंदर की खबर दी कि नौकर के होश उड़ गए। उसने बताया कि कैसे तियान्युआन फॉरेस्ट में एक अनजान सा गिरोह घुस आया है, जिसने कई शी रेल्म के मॉन्स्टर्स के इलाकों को तहस नहस कर दिया है। नौकर समझ गया कि ये बंदा कोई ऐरा गेरा नहीं है, बल्कि अंदर की खबर रखता है, इसलिए उसने चुपचाप उसे एंट्री दे दी। वहां खड़े कुछ शी रेल्म के एक्सपर्ट्स को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि किस्मत के भरोसे जीने वाले ऐसे लोग मजाक बनकर रह जाते हैं। लेकिन जियांग चेन मन ही मन हंस रहा था। उसे पता था कि ये कथित धुरंधर अगर जंगल की गहराई में गए तो लड़की को ढूंढना तो दूर, खुद मॉन्स्टर्स का डिनर बन जाएंगे। खैर, सब आपस में कानाफूसी करते हुए आगे बढ़े और जैसे ही बड़े दरबार में पहुंचे सन्नाटा छा गया। बेगू हु अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी एनर्जी भी काफी लो लग रही थी। उन्होंने बिना खड़े हुए सीधे मुद्दे की बात की। मेरा मकसद साफ है, मेरी बेटी गुयन रू को सही सलामत वापस ले आओ और ये श्वानहुआंग वुड तुम्हारा होगा। पर समस्या ये थी कि श्वानहुआंग वुड तो सिर्फ एक ही था, तो क्या इसे सबके बीच बराबर बांटा जाएगा? ऐसी सिचुएशन जियांग चेन को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो उस श्वानहुआंग वुड को हर हाल में सिर्फ अपना बनाना चाहता था। उसने सीधे सिटी लॉर्ड के सामने प्रस्ताव रखा कि जो भी आपकी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा, ये इनाम उसी का होगा। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली डाओ रेल्म का कल्टीवेटर इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है। यहां तक कि बेगू हु भी उसे गौर से देखने लगे और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नौजवान, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन याद रहे, अगर तुम लोगों की आपसी लड़ाई की वजह से मेरी बेटी को खरोंच भी आई तो बेगू सिटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उस वक्त सिटी लॉर्ड के शरीर से जो एनर्जी निकली वो किसी घायल इंसान की नहीं, बल्कि एक पावरफुल बादशाह की लग रही थी। जियांग चेन ने वक्त बर्बाद नहीं किया और हाथ हिलाकर विदा लेते हुए कहा कि जब डील पक्की हो गई है तो मैं निकलता हूं। महल के बाहर लोग खुसर पुसर कर रहे थे कि वे जियांग चेन का पीछा करेंगे और जैसे ही यान रू मिल जाएगी उसे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जियांग चेन की सेंसिंग पावर कितनी कमाल की है। उसने उनकी सारी बातें साफ साफ सुन ली थीं।
उसने भी मन ही मन तय कर लिया कि वो इन लोगों को ऐसे जाल में फंसाएगा कि ये कभी वापस नहीं आ पाएंगे। चलते चलते उसने टेलीपैथी के जरिए जियू हुआंग से संपर्क किया, जिसे उसने पहले ही जंगल में छानबीन के लिए भेज दिया था। जियू हुआंग ने अपडेट दिया कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है और उसे फिलहाल तियानियोन फॉरेस्ट के मिंग्युए लेक के पास रखा गया है, लेकिन उसे बिना किसी चोट के बचाना इतना आसान नहीं होगा। जियांग चेन ने मन ही मन शैतानी हंसी हंसते हुए शाओयू के साथ अपना तगड़ा प्लान डिस्कस किया। उसकी बातें सुनकर शाओयू के चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो बोला, जियांग चेन यार, तू दिन ब दिन कितना शातिर होता जा रहा है। खैर, जैसा प्लान बना था शाओयू उसे पूरा करने निकल गया। जब वो मिंग्युए लेक से करीब 3 मील की दूरी पर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक आई और उसे साफ नजर आया कि सिटी लॉर्ड की बेटी वहीं सामने है। उसे किडनैप करने वाले लोग कोई मामूली गुंडे नहीं थे, बल्कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। वे आपस में किसी बात पर बड़बड़ा रहे थे कि आखिर हमारे पेविलियन मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। बेगू हू की बेटी को किडनैप करना काफी घटिया काम था। तभी उनके लीडर ने असली वजह बताई कि जल्द ही जुगोंग टूम सामने आने वाला है और बेगू हू उसके नक्शे को अपने पास दबाकर बैठे हैं। ये किडनैपिंग सिर्फ उन्हें नक्शा उगलवाने के लिए मजबूर करने के लिए की गई थी। जियांग चेन उनकी बातें और सुनना चाहता था, पर तभी पीछे से वो बेवकूफ कल्टीवेटर्स आ धमके। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ओए लड़के, सच सच बता कि बेगू यनरू कहाँ है। अगर तमीज से बताया तो तुझे एक झटके में बिना दर्द के मारेंगे। जियांग चेन ने बड़े ही टशन में उनकी तरफ देखा और कहा, चलो शुक्र है तुम लोग आ तो गए। आखिर मैंने शाओयू से कहकर तुम्हें यहां तक लाने की मेहनत जो की थी। इतना कहते ही वो हवा में उछला और अपनी आवाज गूंजाते हुए चिल्लाया, साथियों जल्दी जाओ और बेगू यनरू को बचाओ, वो यहीं है। व्यूज के उन किडनैपर्स को लगा कि ये लोग उनके दुश्मन हैं, और फिर क्या था, दोनों तरफ के जाहिल आपस में भिड़ गए। मंजर ऐसा था कि कमजोर दिल वालों की तो हालत ही खराब हो जाए। जियांग चेन की ये चाल देखकर तो कोई भी कह दे कि भाई तू वाकई में किस लेवल का खिलाड़ी है। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे और वार चलने लगे, लेकिन ये कल्टीवेटर्स भी एकदम बुद्धू नहीं थे। थोड़ी देर लड़ने के बाद उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक चिल्लाया, भाई रुक जाओ, हम किसी की साजिश का शिकार होकर यहां पहुंच गए हैं। दरअसल हम तो इनाम के चक्कर में यहां किसी को ढूंढने आए हैं। वूजी के लीडर ने सोचा कि अगर यहां इनाम की बात हो रही है और अभी उस लड़के ने आवाज लगाई थी तो पक्का ये लोग बेगू यानरू को ही ढूंढ रहे हैं। वो फालतू का लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि पहले इन्हें यहां से टरका देता हूं और बाद में चुपके से अपना काम खत्म कर लूंगा। दूर खड़े जियांग चेन ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, बेटा कोई भी फैसला लेने से पहले क्या तुम लोगों ने मेरी परमिशन ली है। इतना कहते ही उसने एक धारदार हथियार फेंका जो सीधे जाकर उस लीडर के चेहरे को छील गया। अब तो बात हाथ से निकल गई थी और सफाई देने का कोई मौका नहीं बचा था। वो कल्टीवेटर गुस्से से पागल हो गया और दहाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग छिपकर हमला करो। इससे पहले कि वो लोग अपनी बेगुनाही का सबूत देते, उस लीडर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक विशालकाय जियांगोंग जायंट वज्रा जायंट को बाहर निकाला और बोला, जाओ अब यमराज को ही अपनी सफाई देना। अब उन लालची कल्टीवेटर्स ने भी शरीफ बनने का नाटक छोड़ दिया। उनके तेवर बदल गए और वे बोले, अबे ओ, प्यार से समझा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था। तुझे क्या लगा हम तुझसे डरते हैं। देखते ही देखते उन सब ने अपनी स्पीड बढ़ाई और उस सूजे हुए होठों वाले तगड़े आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। अब उस आदमी के साथी भी चुप नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका तीसरा भाई अकेला इन सब का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सोचा नहीं था कि मामला सबसे पेचीदा हिडन रूम तक जा पहुंचेगा। खैर, भगवान भी मेरे साथ है। उधर वो बेवकूफों की टोली का तीसरा गुंडा अभी भी शेखी बघार रहा था कि वो बेई गुएनरू की अच्छी तरह रखवाली करेगा। उसे क्या पता था कि जियांग चेन पेड़ पर उल्टा लटका हुआ उसे मौत की नजरों से घूर रहा है। मौत सिर पर खड़ी है और इसकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने खंजर लिए जियांग चेन खड़ा था। बस एक बार और उसका काम तमाम। जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की को देखकर वो बुदबुदाया, इतनी खूबसूरत लड़की है पर दिमाग से थोड़ी पैदल लगती है। माना कि हालात खराब हैं, पर अकेले ट्रेनिंग पर निकल जाना अपनी औकात से बाहर की बात है। खैर, जियांग चेन ने उसके बाप का नमक खाया है तो उसकी बेटी के साथ नरमी तो बरतनी ही थी। वैसे भी ये सब उस श्वानहुआंग मुंह की मेहरबानी थी। उधर 5 ब्रदर्स का तीसरा भाई अभी कुछ गुंडों को पीटकर अपनी शेखी बघार रहा था कि मुझसे जीत नहीं पाए और लड़की बचाने चले थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जियांग चेन चुपके से उसे ले जा चुका है। उस गुंडे ने जब सामने वालों से पूछा कि क्या वो लड़का तुम्हारा आदमी था तो सबने मना कर दिया। तब जाकर उन्हें अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि उस लड़के ने सबको उल्लू बना दिया है और भीड़ का फायदा उठाकर बेई गुएनरू को उड़ा ले गया। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, पीछा करना। उनकी रफ्तार भी काफी तेज थी और कुछ ही देर में उन्होंने तेजी से निकल रहे जियांग चेन को घेर लिया। जियांग चेन ने उनकी तरफ पीठ किए हुए ही ठंडी आवाज में कहा, उम्मीद से जल्दी आ गए तुम लोग।
मुझे लगा था थोड़ा और टाइम लगेगा। उनमें से जो तीसरा भाई था उसने कड़क कर धमकी दी, बेगू यनरू को नीचे रख दे तो शायद बात बन जाए, वरना मौत पक्की है। जियांग चेन ने बड़े आराम से यनरू को नीचे लिटाया और तिरस्कार के साथ जवाब दिया, मुझे मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात? एक शी रेयन के कल्टीवेटर के लिए डाओ रेयन के इस बच्चे की इतनी हेकड़ी सुनना किसी मजाक से कम नहीं था। उसे गुस्सा तो आया ही, पर उससे ज्यादा हंसी आई। उसने फौरन अपने पैरों के नीचे परछाइयों को इकट्ठा किया और एक जबरदस्त प्रेशर बनाया जो किसी विशाल लहर की तरह आगे बढ़ा। जियांग चेन की आंखों में एक चमक आई और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी यानी श्वानहुआंग पावर फैल गई। उसने अपनी स्किल मिंगान तियानवू श्वानहुआंग जुए का इस्तेमाल किया। उसके हाथों में मौजूद वे 2 काली तलवारें अब सोने की तरह चमक रही थीं और उनमें भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी थी। अगले ही पल जियांग चेन ने बस एक जोरदार वार किया और पलक झपकते ही उस कल्टीवेटर को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। मरते वक्त भी उस बेचारे को यकीन नहीं हो रहा था। वो बुदबुदाया, मेरी तलवार तो 10,000 साल पुराने लोहे से बनी थी, वो कैसे टूट गई? तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? जियांग चेन की आंखों में अब खून सवार था। उसने बाकी बचे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब अगला नंबर तुम्हारा है। वुज के बाकी लोगों ने जब अपने साथी को मरते देखा तो वे बदला लेने के लिए आगे बढ़े, पर अगले ही पल जियांग चेन ने उन्हें डबल किल का स्वाद चखा दिया। अब वहां सिर्फ एक नकाबपोश कल्टीवेटर बचा था जो डर के मारे वहीं ढेर हो गया। जियांग चेन ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में पूछा, तो क्या मरने के लिए तैयार हो? वो नकाबपोश अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा और बोला, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें व्यूज के सारे सीक्रेट्स बता दूंगा। ये सुनकर जियांग चेन को थोड़ी दिलचस्पी हुई और उसने कहा, चलो सुनाओ फिर क्या बात है। इतनी देर लड़ने के बाद पता चला कि ये तो पुराने जानकार निकले, पर ऐसे जानकार जिनसे फिलहाल पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी। क्या आपने कभी जियांग चेन को देखा है? खैर, मैंने तो नहीं देखा। वो कल्टीवेटर डर के मारे रोने लगा और बताने लगा कि प्राचीन काल में बेहद मशहूर रहे ज्यूगोंग श्राइन के खंडहर यानी ज्यूगोंग मुजांग अब सामने आने वाले हैं। उसने सुना था कि एल्डर्स के मुताबिक व्यूज इस खजाने पर अकेले कब्जा करना चाहता है। ये नाम सुनते ही जियांग चेन को जुक्सियाओ की पुरानी बातें याद आ गईं। वहां भी एक ज्यूगोंग श्राइन हुआ करता था जो रातों रात गायब हो गया था और इन दोनों बातों का आपस में जुड़ा होना लाजमी था। जियांग चेन ने तलवार उसके गले पर टिकाई और पूछा, सच बता, उस ज्यूगोंग मुजांग के अंदर क्या क्या है? बुरी तरह घबराए हुए उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया कि वहां बहुत सारे इनहेरिटेंस और बेशकीमती खजाने छिपे हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैं खुद तुम्हें ज्यूगोंग मुजांग तक ले जा सकता हूं। देख भाई, तूने मुझे ये सब बताया अच्छी बात है, पर मैंने तुझे छोड़ने का वादा तो नहीं किया था ना? और फिर तू वूजे का आदमी है तो रहम की तो उम्मीद ही छोड़ दे। सारे गवाहों को रास्ते से हटाने के बाद जियांग चेन आखिर बेगू यनरू को लेकर सिटी लॉर्ड के महल पहुंच गया। वहां के गार्ड्स जैसे ही दोनों को देखा वे भागते हुए उन्हें अंदर ले गए। एक सिपाही ने धीरे से कहा कि आपकी बहादुरी के चर्चे हर तरफ हैं और सिटी लॉर्ड खुद अपने हाथों से आपको इनाम देना चाहते हैं। ये सुनकर उसे दाल में कुछ काला लगा। भला एक शहर का मालिक खुद इनाम देने क्यों आएगा? उसे लगा कि ये पक्का कोई जाल है। उस वक्त महल के दरबार में एक रहस्यमयी आदमी भी बैठा था जिसने बेगू हू को सलाह दी कि ज्यादा हाथ पांव न मारे। खैर, जियांग चेन दरबार में पहुंचा और सीधे मुद्दे पर आया कि अपना श्वानहुआंग वुड दो और मुझे जाने दो। लेकिन तभी सिटी लॉर्ड के सुर बदल गए और वो अपनी बात से पलट गया। उसने अकड़कर कहा, एक मामूली डाओ रेल्म का कल्टीवेटर होकर मेरी बेटी को बचाना क्या तुम्हारे लिए गर्व की बात नहीं है? उसने आगे कहा, मैं जो इनाम तुझे दे रहा हूं क्या तू उसे झेल भी पाएगा? इतना कहकर उसने उस डिब्बे में अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी भर दी और उसे पूरी ताकत से उसकी तरफ उछाल दिया। पर जियांग चेन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने हाथों में खास मंत्रों की शक्ति जुटाई और उस डिब्बे को हवा में ही दबोच लिया। उसने पलटकर जवाब दिया, तो आपके हिसाब से गर्व की बात यह है कि मैं अपने से ऊंचे लेवल के 4 लोगों के साथ जंगल जाऊं और आपकी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दूं? यह देखकर बेगू हू के पसीने छूट गए। उसने सोचा कि यह लड़का वाकई कोई मामूली चीज नहीं है जो इतनी आसानी से उसके वार को झेल गया। बेगू हू हैरान था कि उसके 30% पावर वाले हमले को इस लड़के ने इतनी आसानी से रोक लिया, पर अपनी अकड़ दिखाते हुए वो फिर भी पीछे नहीं हटा और बोला, ओए छोकरे, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? घुटनों पर बैठ जा। घुटने टेकने वाली बात सुनते ही जियांग चेन का पारा चढ़ गया और उसने अपना दिवांग टेंग डाओ सोल बाहर निकाल लिया। उसने गरजते हुए कहा, तेरी औकात क्या है जो तू मुझे झुकने के लिए कह रहा है? वहां मौजूद दोनों लोग उस डाओ सोल को देखकर दंग रह गए। दिवांग टेंग की लताओं ने सिटी लॉर्ड को पूरी तरह जकड़ लिया और उसका अपना किंग टेंग डाओ सोल डर के मारे अंदर दुबक गया। बाहर निकलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसी बीच जियांग चेन ने अपना थंडर तालिस्मान तैयार कर लिया और चेतावनी दी, अगले 3 सेकंड में आसमानी बिजली यहां गिरेगी और सिर्फ तू ही नहीं, तेरा पूरा महल राख हो जाएगा। ये देखकर वो रहस्यमयी नकाबपोश आदमी अपनी जगह से उठा और बीच बचाव करते हुए बोला, दोस्त जरा रुको,
मैं लियाओ गिल्ड का प्रेसिडेंट हूं और इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। नकाबपोश की असली पहचान जानकर जियांग चेन थोड़ा सरप्राइज हुआ। अब चूंकि ये मिंगे वहां मौजूद था तो उसके लिए बेजू हू को और परेशान करना मुश्किल था। पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर बेगू हू अपनी बात से मुकरता तो उसे महल से निकलने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उसने इनाम के तौर पर 3 श्वानहुआंग वुड मांगे। ये मिंगे सोचने लगा कि इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने के बाद ये सिर्फ 3 लकड़ियां मांग रहा है, मतलब साफ था कि ये बंदा व्यूज से नहीं है, और पिछली वाली लकड़ी को मिलाकर अब उसके पास टोटल 4 होने वाली थी। जैसे ही जियांग चेन ने अपना डाओ सोल वापस लिया, बेगू हू के तेवर फिर से बदल गए और वो अपनी बात से पलटने लगा। अबे ओ छोकरे तू! इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जियांग चेन ने अब और नाटक न करने का फैसला किया। उसने अपना भेस उतारा और अपनी असली शक्ल सबके सामने ले आया। उसने तंज कसते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये देखिए, बेगू हू अब हंटर गिल्ड के बंदे पर हाथ उठाने की सोच रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? ये मिंगे ने जब साक्षात जियांग चेन को जिंदा अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो मुस्कुराते हुए बोला, जियांग चेन भाई, तू सच में जिंदा है? बेगू हू की तो जैसे हवा ही निकल गई। उसने बेबसी से कहा, अगर तुम सच में जियांग चेन हो तो भाई मेरी क्या मजाल जो मैं तुम पर हाथ उठाऊं, वरना वो पागल कुआंग शाओ तो मेरे पूरे सिटी लॉर्ड महल को तहस नहस कर देगा। जब उसने प्रेसिडेंट से बाहर के हालात पूछे तो पता चला कि उसकी मौत की खबर फैलते ही कुआंग शाओ ने अकेले ही बेगू सिटी के वूज को हिलाकर रख दिया था। अगर वो वक्त रहते सिफांग अकेडमी वापस न गया होता तो शायद अब तक उसके भी मरने की खबर आ जाती। जियांग चेन को सच में कुआंग शाओ की फिक्र होने लगी, पर उसे ये भी पता था कि हंटर गिल्ड उसके लिए व्यूग से दुश्मनी मोल ले चुकी है, इसलिए उसके जिंदा होने की खबर अभी बाहर नहीं जानी चाहिए। वो काफी समझदार था, इसलिए उसने पल भर में अपना नाम बदलकर चेन जियांग रख लिया और पूछा, प्रेसिडेंट ये क्या आपने कभी जियांग चेन को देखा है? प्रेसिडेंट भी उसकी चाल समझ गए और तालियां बजाते हुए बोले, यहां तो सिर्फ मेरा छोटा दोस्त चेन जियांग है, जियांग चेन नाम का तो कोई बंदा यहां है ही नहीं। इसके बाद वो वहां से निकल गया, क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी थी ताकि वो जीगोंग मुजांग की गहराइयों में जाकर उसके राज जान सके। उधर उन 2 बुजुर्गों को शायद पहले ही सब कुछ समझ आ गया था। उसकी असली पहचान को लेकर अब थोड़े बहुत सुराग मिलने लगे थे। वैसे ऐसी कौन सी शराब है जो मैं नहीं पी सकता? खैर, शराब तो मुझे मिल ही गई और मैंने उस चेले को भी निपटा दिया है। 5 दिन बीत गए। जियांग चेन अपनी सराय में पूरी एकाग्रता के साथ कल्टीवेशन कर रहा था। वहां चारों स्वानहुआंग वुड जल रहे थे, जिनसे सुनहरी लपटें निकल रही थीं और रेशम जैसी बारीक स्वानहुआंग ची हवा में तैरती हुई सीधे उसके शरीर में समा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जा रही थी और उसकी जगह स्वानहुआंग पावर और भी ज्यादा ताकतवर और गहरी होती जा रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। वो अब डाओ रेल्म के टॉप लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन वो इतने से खुश नहीं होने वाला था। उसका अगला टारगेट अब शी रेल्म को पार करना था। एक बार अगर डाओ रेल्म की दहलीज पार हो गई तो आगे का रास्ता बहुत बड़ा और शानदार हो जाता है, जहां ढेर सारे नए करियर ऑप्शंस और रास्ते खुलते हैं। इसमें मार्शल आर्ट्स, टैक्टिक्स, एरे फॉर्मेशन, कीमियागरी, तलवारबाजी और रूहानी ताकत जैसे हर तरह के हुनर शामिल होते हैं। शी रेल्म की सबसे खतरनाक तकनीक क्वानजुन जुए मानी जाती है। आमतौर पर लोग किसी एक ही रास्ते को चुनकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो क्वानजुन जुए की प्रैक्टिस करता है वो इन सभी हुनर में महारत हासिल कर सकता है। हालांकि इसकी कीमत यह है कि इसमें प्रोग्रेस बहुत ही धीमी होती है। खैर, जियांग चेन ने अभी इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और सोचा कि पहले शी रेल्म में कदम रख लूं, बाकी का प्लान बाद में देखूंगा। और बस इसी पल जियांग चेन ने अपनी साधना शुरू कर दी। जब उसने शी रेल्म में ब्रेक थ्रू किया तो उसके चेहरे पर कोई खास हलचल नहीं थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। पर तभी अचानक वो दंग रह गया। उसे अपने अंदर एक जबरदस्त हलचल महसूस हुई और शरीर के भीतर से एक के बाद एक गूंजती हुई आवाजें आने लगीं। वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वानहुआ तियंजन वाकई नंबर 1 डाओ सोल कहलाने के लायक है। इसने पलक झपकते ही बाकी सभी 15 प्रोफेशंस की बेड़ियां तोड़ दी थीं। जियांग चेन काफी एक्साइटेड था, क्योंकि अब वानहुआ तियंजन के होने से उसे बस एक ही फील्ड में मेहनत करनी थी और बाकी के सारे प्रोफेशंस अपने आप अपग्रेड और ब्रेक थ्रू होते चले जाते। तभी खिड़की के बाहर से किसी वेटर के चिल्लाने की आवाज आई। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कोई ठीक उसी वक्त अपना बिजनेस शुरू कर रहा है जब जीगोंग मुजांग दुनिया के सामने आने वाला है। उसे लगा कि ये रेस्टोरेंट वाकई दिलचस्प है। वहां पहले ही कई बड़े बड़े लोग गुपचुप तरीके से पहुंच चुके थे, जिनमें तियानशिया क्यानजुआंग के एल्डर का बेटा भी शामिल था। माहौल देख जियांग चेन से भी रहा नहीं गया और वो भी तमाशा देखने के लिए यिबेपो नाम के उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वहां के वेटर ने उसे बड़े ही हिकारत भरे अंदाज में देखा और हाथ हिलाकर उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला, ओए रुक, ये यिबेपो रेस्टोरेंट तेरे जैसे कंगालों के लिए नहीं है। उसे समझ नहीं आया
और उसने पूछा कि जब दुकान ग्राहकों के लिए खुली है तो क्या अब तुम लोग कस्टमर चुन चुन कर अंदर बुलाओगे? वेटर ने अपनी उंगली इधर उधर नचाते हुए बड़े ही ताने भरे अंदाज में कहा, अबे ओ, क्या तुझे इस होटल का नाम दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ की वाइन का प्राइस सुनकर तो जियांग चेंग पूरी तरह हिल गया। एक कप के लिए पूरे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स? बंदा वहीं शौक में चला गया। आखिर ऐसी कौन सी वाइन है जो इतनी एक्सपेंसिव है? आसपास खड़े लोग जब टॉन्ट्स मारने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे तो जियांग चेंग ने भी डिसाइड कर लिया कि अब तो इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। वैसे भी जियांग चेंग की स्पेस रिंग में मिलियंस ऑफ टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स पड़े थे। अगर उन्हें हाई ग्रेड में कन्वर्ट करें तो वैल्यू टेंस ऑफ मिलियंस तक पहुंच जाती है। जियांग चेंग ने बड़े एटीट्यूड में हाथ घुमाया और अगले ही पल वहां 1 मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का ढेर लग गया, बिल्कुल एक छोटी सी माउंटेन की तरह। शॉप का वेटर तो ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसको तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक असली बिग स्पेंडर है। काफी डीप पॉकेट्स हैं बंदे की। जियांग चेंग ने उन लोगों की तरफ एक स्mirk के साथ देखा जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था और बोला, गाइज, मैं तो 2nd फ्लोर पर जा रहा हूं, तुम लोग भी आ सकते हो, लेकिन शक्ल देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास इतने स्टोन्स होंगे। थोड़ी ही देर में वेटर एक वाइन पॉट लेकर आया और बड़े रिस्पेक्ट के साथ जियांग चेंग से बोला, सर ये लीजिए, आपके 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के बदले ये स्पेशल वाइन। जियांग चेंग ने नॉड किया। वो खुद भी काफी क्यूरियस था कि आखिर इस वाइन में ऐसी क्या खास बात है। वाइन की खुशबू ही काफी इंटेंस थी और जैसे ही उसने पहला सिप लिया, डैम, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ एक्चुअली बूस्ट होने लगी। बिना टाइम वेस्ट किए जियांग चेंग ने एक बड़ा गल्प लिया और तारीफ करते हुए बोला, क्या बात है, असली माल तो ये है, बेस्ट वाइन एवर। उसी वक्त जियांग चेंग क्लियरली फील कर सकता था कि उसकी स्पिरिट पावर तेजी से लेवल अप हो रही है, लेकिन अभी वो इसका मजा ले ही रहा था कि अचानक चारों तरफ से वार्निंग्स आने लगीं। तभी एक ताना मारने वाली आवाज आई, कहां से आया है ये लड़का? इतनी महंगी वाइन को इस तरह बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल भी क्लास नहीं है इसमें। पता भी है इस एक कप की कीमत क्या है? इसे खुद लन मैंने बनाया है और आम लोग तो इसे पीने के लिए हजारों सोने के सिक्के खर्च करने को तैयार रहते हैं। जियांग चेंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी वाइन कैसे भी पीऊं, तुझे उससे क्या? सफेद कपड़ों वाले उस लड़के ने एक घटिया सी मुस्कान दी और बोला, मेरे बगल में बैठकर तेरा इस तरह पीना मेरी आंखों में चुभ रहा है। इतना कहते ही उसने हाथ घुमाया और 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का ढेर जमीन पर लगा दिया। फिर बड़े घमंड से बोला, ये ले, ये पैसे रख और यहां से दफा हो जा, मेरा मूड खराब मत कर। अब जियांग चेंग का पारा भी चढ़ गया। उसने अपनी स्पेस रिंग से सारे स्पिरिट स्टोन्स एक झटके में बाहर निकाल दिए। ओह, गलती से थोड़े बहुत खुले पैसे गिर गए, तू गरीब आदमी है तो रख ले। वो लड़का पत्थरों के उस ढेर के नीचे दब गया और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हुए गुस्से में चिल्लाया, साले भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पत्थरों की बारिश करने की? तभी नीचे से वेटर की जोर से आवाज आई, चेन शाओजू और लुओ शाओजू पधार रहे हैं। चेन किन्शन को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने तोड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे परेशान किया? अब मेरे चाचा तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन उन दोनों के पास गया और मक्खन लगाते हुए बोला, चाचा प्लीज मुझे बचाइए, इस कंगाल आदमी ने मुझ पर पत्थरों से हमला किया है। चेन शाओजू पहले तो इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नजर उठाकर सामने देखा, उनके होश उड़ गए और वो अपनी जगह पर ही जम गए। उनके मुंह से बस इतना निकला, चेन जियांग चेंग। चेन शाओजू ने बिना सोचे समझे चेन केन्शन को एक जोरदार लात मारी और गुस्से में चिल्लाया, अंधा हो गया है क्या? तमीज नहीं है? अभी के अभी फौरन इस डाओइस्ट फ्रेंड से माफी मांग। चेन कियनशन तो पूरी तरह सुन्न हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। इधर जियांग चेंग ने मजे लेते हुए बात को खींचा और मन ही मन हंसते हुए सोचा, चलो भाई, दूसरा चेला भी हाजिर हो गया, क्या गजब की किस्मत है। चेन शाओजू ने फिर से दहाड़ लगाई, घुटनों पर बैठ और माफी मांग। इसके बाद वो तुरंत लपककर जियांग चेंग के पास गया और मिन्नतें करने लगा, भाई चेन, ये ना समझ है, आप इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। असल में चेन शाओजू को अच्छे से याद था कि जब बेमिंग एकेडमी में जियांग चेंग अभी डाओ रेल्म में पहुंचा भी नहीं था, तब भी उसने उसे बुरी तरह धो दिया था। अब तो दोनों एक ही लेवल पर थे, तो पंगा लेने का मतलब था अपनी हड्डियां तोड़वाना। जियांग चेंग ने थोड़ा भाव खाते हुए कहा, अब मैं क्या ही सजा दूं, समझ नहीं आ रहा। चेन शाओजू समझ गया कि मामला उसे खुद ही रफा दफा करना पड़ेगा। उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, जिससे चेन कियनशान टेबल समेत उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। वहां खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए कि जियांग चेंग की बस एक बात रखने के लिए चेन शाओजू ने अपने ही बंदे का ये हाल कर दिया। तभी चेन शाओजू ने धीरे से जियांग चेंग के कान में कहा, आज यहां आप जो भी उड़ाओगे उसका सारा बिल मेरी तरफ से, पार्टी मेरी तरफ से भाई। पता है, उन एनजे के हत्यारों ने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। तभी जियांग चेंग के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा,
अगर ये बंदा दावत दे ही रहा है तो फिर ये सेकंड फ्लोर इसके स्टेटस के हिसाब से बहुत छोटी है। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर पूरी तरह दंग थे और सोच रहे थे कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है जो चेन शाओजू जैसा बंदा भी इसके आगे इतना झुककर बात कर रहा है। जैसे ही ये दोनों थर्ड फ्लोर पर पहुंचे, एक लड़के ने उन्हें वहीं रोक दिया। रुक जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। चेन शाओजू को ये बात समझ नहीं आई। उसने सवाल किया, मैं तियानशा केंजुआंग का यंग मास्टर हूं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? उस लड़के ने बड़े घमंड के साथ जवाब दिया, मेरा नाम जानने की तेरी औकात नहीं है। ये थर्ड फ्लोर ऐरे गहरे नत्थु खैरों के लिए नहीं है। जियांग चेंग ने पहली बार किसी को चेन शाओजू की इतनी बेइज्जती करते देखा था। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लगता है भाई यहां तुम्हारी तियानशा केंजुआंग की साख भी काम नहीं आ रही। ये सुनकर चेन शाओजू एकदम सन्न रह गया और फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी पहचान बताओ, मैं बिना नाम वाले किसी मामूली बंदे पर हाथ नहीं उठाता। उस लड़के ने धीरे से कुछ कहा और अचानक खड़ा हो गया। देखते ही देखते उसके पीछे से एक सुनहरी लाल रोशनी, रेडिश गोल्ड लाइट फूट पड़ी और पलक झपकते ही एक विशाल गोल्डन टाइगर प्रकट हुआ जिसकी जोरदार दहाड़ ने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। निकल यहां से, उस लड़के ने चिल्लाकर कहा। जियांग चेंग बिल्कुल भी घबराया नहीं और शांति से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने लगा। चेन शाओजू ने डरते हुए बताया कि वो 5 पेविलियंस के मास्टर का नाजायज बेटा है और अपनी मां का सरनेम लुओ तियनजोंग इस्तेमाल करता है। दरअसल लुओ तियनजोंग को नाजायज शब्द से सख्त नफरत थी और गुस्से में उसने अपनी डाओ सोल को एक्टिव कर दिया ताकि वो चेन शाओजू को सबक सिखा सके। चेन शाओजू को पता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने फौरन जियांग चेंग से मदद मांगी। जियांग चेंग ने मौके का फायदा उठाते हुए एक तगड़ी डील रखी, पूरे 10 मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स। चेन शाओजू तुरंत मान गया क्योंकि उसके लिए तियानशिया केंजुआंग की इज्जत इन 10 मिलियन पत्थरों से कहीं ज्यादा कीमती थी। जियांग चेंग अपनी बात का पक्का था। इससे पहले कि वो गोल्डन टाइगर डाओ सोल हमला कर पाती, उसने सीधा उसके सिर पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लुओ तियनजोंग आग बबूला हो गया और चिल्लाया, तू कौन है? मेरे और इसके बीच में पड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी जियांग चेंग के पीछे से लुओ शाओजू की आवाज आई, ये मेरे भाई का दोस्त है और टोंगटियन डिवाइन टेम्पल का वारिस है। दोनों यंग मास्टर्स, मेरा ये छोटा सा होटल आप लोगों की इस लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और छोटे भाई, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, कहीं तुम्हारा इरादा मुझसे शादी करने का तो नहीं है? उसकी कातिलाना अदाएं ऐसी थीं कि बड़े बड़े इमॉर्टल्स के भी पसीने छूट जाएं। सामने खड़ी औरत ने लाल रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी जिस पर फूलों का खूबसूरत पैटर्न बना था। यही थी इस जगह की असली मालकिन लैन में। लुओ तियनजोंग ने एक आवारा लड़के की तरह उसे घूरते हुए फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तो तुम ही हो बेगू सिटी की नंबर 1 ब्यूटी? मान गए, शक्लो सूरत तो वाकई कमाल है। चलो, तुम्हारी खातिर मैं इस मामले को यहीं रफा दफा करता हूं। लन में के पीछे खड़े एक योद्धा ने गुस्से में चिल्लाकर उसे टोका, तमीज से बात करो। वो हमला करने ही वाला था कि लन मैंने उसे रोक दिया और शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं और यहां आने वाला हर शख्स हमारा मेहमान है। फिर उसने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए पूछा, अगर आप भी इस मामले को यहीं खत्म करना चाहें तो बात बन सकती है। असल में जियांग चेंग और लुओ तियनजोंग दोनों ही इस वक्त हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लानमाई के पीछे खड़ा वो योद्धा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक डार्क किंग था। जब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला तो लन मैंने चुप्पी तोड़ते हुए फिर से पूछा, दोनों यंग मास्टर्स चुप क्यों हैं? क्या आप कुछ और सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियांग चेंग ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए कहा, लड़ाई होगी या नहीं, ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। ये सुनते ही लुओ तियनजोंग ने भी पीछे हटने में ही भलाई समझी। उसने कहा, मेरा इरादा वैसे भी लड़ने का नहीं था और अब जब आपने खुद कह दिया है तो बात यहीं खत्म होती है। मैंने सुना है कि असली यी बेपो तो खुद मालकिन के हाथों से बनती है। अभी हम जो पी रहे हैं वो तो बस बेकार क्वालिटी का माल है। असली मजा तो तब आएगा जब आपके हाथ की बनी शराब चखने को मिलेगी। एना लानमन ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे हाथ की बनी शराब पीना चाहते हो? पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप लोग भले ही बड़े खानदानों से हो पर शायद इसे अफोर्ड न कर पाओ। इतना कहकर वो किसी परी की तरह फूलों की पंखुड़ियों के साथ उड़ती हुई टेबल के पास आई। एक कप के 10 मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, जिसे पीना है वो खुद ले सकता है। लुओ तियनजोंग ने तुरंत चौड़ में आकर कहा, पैसों की चिंता मत करो, कोई अभी पहुंचा देगा। बस उम्मीद है कि आपकी ये वाइन मुझे निराश नहीं करेगी। साथ ही उसने जियांग चेंग का मजाक उड़ाते हुए चुटकी ली, क्यों भाई, तेरी औकात है इसे पीने की? अब सच तो ये था कि जियांग चेंग खुद ये खर्चा नहीं उठा सकता था, पर उसके पास चेन शाओजू जैसा बकरा जो था। उसने याद दिलाते हुए कहा, अभी तुमने ही तो कहा था कि आज का सारा बिल तुम्हारी तरफ से है। चेन शाओजू का दिल तो बैठ गया, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे हाँ कहना ही पड़ा। उसने दुखी मन से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा।
फिर उसने एक कप भरा और बड़े मान से जियांग चेंग को देते हुए बोला, भाई चैन, ये लीजिए। जियांग चेंग ने भी बिना किसी नखरे के कप पकड़ा और गट गट करके पूरी वाइन पी गया। देखते ही देखते वो शराब उसकी रगों में दौड़ते हुए एक जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ में बदलने लगी। लुओ टिएनजोंग ने जब वाइन का ऐसा जबरदस्त असर देखा तो उसने सीधा मालकिन से सवाल किया कि आखिर ये यी बेपो इतनी कमाल की कैसे है और इसे बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। एना लनमान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जाहिर है ये पानी से बनी है। चेन शाओजू को ये मजाक पसंद नहीं आया और उसने सीरियस होकर कहा, मैडम, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच तो ये है कि मेरा टिएनशिया केंजुआंग इस वाइन की रेसिपी में काफी इंटरेस्ट रखता है। आप बस कीमत बोलिए, हम मुंह मांगी रकम देंगे। ये सुनते ही नीचे इंतजार कर रहे अलग अलग सेक्ट्स के चेले ऊपर की तरफ भागने लगे, क्योंकि सबकी नजर उसी सीक्रेट रेसिपी पर थी। लुओ टिएनजोंग ने अपनी आंखों में गुस्सा और धमक भरते हुए उसे देखा और बोला, मैडम, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। उसे लगा कि उसकी धौंस काम कर जाएगी, पर एना लैनमन ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे इसमें कोई खास रेसिपी नहीं है। जैसे आम नू एर होंग शराब बनती है वैसे ही ये भी बनती है। ये सुनते ही लुओ टिएनजोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये मत समझना कि तुम्हारे पीछे ये डार्क किंग खड़ा है तो तुम हमें ऐसे बेवकूफ बना सकती हो। उसका इरादा सिर्फ रेसिपी तक ही नहीं था। उसने आगे बढ़कर ऐलान किया, मैं 5 पेविलियंस के मास्टर का बेटा हूं। अगर तुम ये रेसिपी मुझे दे दो तो मैं बेगू सिटी की एक पूरी ब्रांच तुम्हें तोहफे में दे दूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। ये सुनते ही वहां खड़े डार्क किंग की आवाज गूंजी, तेरी इतनी हिम्मत। मगर लुओ टिएनजोंग को जरा भी डर नहीं लगा। उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान थी। उसने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो न लनमान भी जिंदा नहीं बचेगी। वैसे ना लानमन की आइडेंटिटी भी कोई मामूली नहीं थी। उसने लुओ टिएनजोंग को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया और सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, मुझे तो लगता है कि तू बस एक नाजायज औलाद है। ये सुनते ही लुओ टिएनजोंग गुस्से से पागल हो गया और उसने पूरी टेबल ही पलट दी। कीमती शराब से भरा कप हवा में उछल गया, जिसे जियांग चेंग ने फुर्ती से लपक लिया और सीधा लुओ टिएनजोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मजे लेते हुए कहा, भाई 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का एक कप है, ऐसे वेस्ट होते देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। लुओ टिएनजोंग की बात बीच में ही कट गई, पर वो अब भी शांत नहीं हो रहा था। जियांग चेंग को भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कमजोरों पर धौंस जमाते हों। उसने साफ कहा, देखो ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, ये वाकई में एक आम शराब ही है, बस तुम लोगों की जानकारी थोड़ी कम है। दरअसल जियांग चेंग ने इस यी बेपो का असली राज समझ लिया था। ये शराब मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ा पाती थी क्योंकि इसे ना लानमान ने बनाया था, जो कि एक शानवूजे यानी एक एक्सपर्ट डांसर थी। ये एक ऐसा सपोर्टिव प्रोफेशन था जिसे दुनिया लगभग भुला चुकी थी और बड़े घरानों के लड़कों ने भी इसके बारे में सिर्फ अपने बुजुर्गों से ही सुना था। जियांग चेंग ने ना लानमान की तरफ देखकर पूछा, क्यों मैडम, मैं सही कह रहा हूं ना? एना लनमान ने अपना मुंह छिपाकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, तुम तो वाकई बड़े कमाल के निकले। जियांग चेंग ने ना लनमान की ओर देखकर सीधे सीधे बोल दिया, सुनो, मैं तुम्हें अपना चेला बनाना चाहता हूं। इस पूरी दुनिया में अगर तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बस लुओ टिएनजोंग के पागलों की तरह हंसने की आवाज आ रही थी। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बकवास है, खुद शी जिंग रेल्म के मिडिल स्टेज पर है और बातें गुरु बनने की कर रहा है। पर उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी ना लनमन अपनी बलखाती कमर और मधोश कर देने वाली चाल के साथ धीरे धीरे जियांग चेंग के पास आई। वो बड़े प्यार से बोली, छोटे भाई, तुम्हारा ये सजेशन तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या मेरा तुम्हें किस करना या मेरा साथ पाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा? अब तक तो जियांग चेंग के बटुए से जैसे खून टपकने लगा था, मतलब खर्चा भारी पड़ रहा था। सामने खड़ी उस हुस्न की मल्लिका को देखकर जियांग चेंग के मन में हलचल तो मची, पर उसने चेहरे पर बड़ी गंभीरता ओढ़ ली। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या फालतू बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अपना चेला इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि तुम एक जानवूजे हो। इसका लड़का लड़की वाले चक्कर से कोई लेना देना नहीं है। ना लानमन ने अपनी भौहें चढ़ाईं, पर उसकी अदाएं अब भी उतनी ही कातिलाना थीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसा है क्या छोटे भाई? पर तुम्हारा शरीर तो कुछ और ही कह रहा है। वैसे अपनी इस बड़ी बहन को पसंद करना कोई शर्म की बात नहीं है। सच कहूं तो उन फालतू लोगों के मुकाबले मुझे तुम जैसे बेबाक और मासूम लड़के ज्यादा पसंद हैं। इतना कहते ही वो जियांग चेंग की बाहों में समा गई। जियांग चेंग ने चतुराई से एक कदम पीछे हटाते हुए कहा कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी समय से रुकी हुई है और अगर इसका हल अभी नहीं निकाला तो तुम लाइफ भर इसी लेवल पर अटकी रह जाओगी। तभी पीछे खड़े उस डार्क किंग ने धीरे से टोकते हुए कहा कि मैकलिन, इस मामले में हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं है।
एना लनमान ने मुस्कुराते हुए उसे थोड़ा पीछे हटाया और अपनी उंगली होठों पर रखकर शरारत भरे अंदाज में बोली, छोटे भाई, तुम्हें टैलेंट तो है पर मैं खर्चे बहुत कराती हूँ, क्या तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगे? इतना कहकर वो वहां से किसी परछाई की तरह ओझल हो गई, बस पीछे अपनी खुशबू छोड़ गई। जाते जाते वो कह गई, जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। जियांग चेंग को पूरा यकीन था कि वो कहीं नहीं जाने वाली। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, ना लनमान, मैं तुम्हारे वापस आने और मुझे अपना गुरु मानने का इंतजार करूंगा। इधर लुओ टिएनजोंग की नीयत खराब हो रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना लनमन के बारे में ऐसा सोचने की, अपनी मौत को दावत दे रहे हो क्या? जियांग चेंग ने भी उसे तगड़ा जवाब दिया कि अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये इच्छा अभी पूरी कर सकता हूं। दोनों के बीच मामला बिगड़ ही रहा था कि तभी एक खबर आई, यंग मास्टर जियू गोंग टूम में लफड़ा हो गया है। वहां से 2 खूंखार बीस्ट निकले हैं जिनकी पावर किंग रेल्म के बराबर है और उन्होंने टूम के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर लुओ टिएनजोंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर उसे वहां से निकलना पड़ा। जाते जाते उसने धमकी दी, टोंगटियन डिवाइन टेम्पल के वारिस हो ना? अगली बार जब मिलोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा। जियांग चेंग को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फिलहाल उसके पास एक ज्यादा जरूरी काम था। उसने पास खड़े चेन शाओजू की तरफ मजाक उड़ाते हुए देखा और बोला, हाँ तो चेन शाओजू, अब यहाँ कोई बाहरी तो है नहीं, तो क्या इरादा है? पैसे देकर अपनी जान बचाना चाहोगे या फिर अपनी जान से हाथ धोकर कर्जा चुकाओगे? चेन शाओजू ने बिना वक्त गंवाए समझदारी दिखाई और एक सुनहरा कार्ड निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। उसने बताया कि ये तिएनशा केंजुआंग का स्पिरिट स्टोन कार्ड है, जिसमें पूरे 200 मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स जमा हैं। जियांग चेंग ने थोड़ा मुंह बनाया, जैसे वो इस अमाउंट से खुश न हो, और बोला, तुम्हारी जान की कीमत बस इतनी ही है? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। पर इससे पहले कि चेन शाओजू कुछ समझ पाता, जियांग चेंग की उंगलियों पर एक चमकता हुआ रूने उभरा और उसने सीधे उसके माथे के बीचों बीच वार कर दिया। घबराकर चेन शाओजू चिल्लाया, जियांग चेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? जियांग चेंग ने उसे कड़क आवाज में चेतावनी दी, मेरा नाम चेन जियांग है, आइंदा से भूलना मत। अब चलो, उसने आगे कहा, जियू गोंग टूम की बात चल रही है, तो क्या तुम्हारा तिएनसिया परिवार इस मौके को हाथ से जाने देगा? इतना कहकर वो दोनों यंग मास्टर्स को अपने साथ घसीटते हुए जियू गोंग टूम की तरफ निकल पड़ा। ये जगह असल में जियू गोंग टेम्पल के खंडहर थे और वहां अंदर क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता था। जियांग चेंग को बस एक ही चीज में इंटरेस्ट था, वो ये चेक करना चाहता था कि इस वुशन कॉन्टिनेंट का जियू गोंग टेम्पल और जियू शाओ गॉड रेल्म का जियू गोंग टेम्पल क्या एक ही है या फिर इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है। जियू गोंग टूम के एंट्रांस पर पहुंचते ही तीनों को रोक लिया गया। चेन शाओजू ने रौब झाड़ते हुए गार्ड को डांटा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? पर वो गार्ड भी अपनी ड्यूटी का पक्का निकला और बिना डरे बोला, आप चाहे जो भी हों, रूल्स सबके लिए बराबर हैं। तभी उनके पीछे से एक वैंगजिंग लेवल का योद्धा आया और कड़क आवाज में बोला, तिएनशा केंजुआंग के छोटे नवाब को रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सुनते ही गार्ड के पसीने छूट गए और वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे चेन साहब, बड़ी गलतफहमी हो गई, हमारी क्या मजाल जो हम छोटे नवाब का रास्ता रोकें। जब वहां मौजूद लोगों ने जियांग चेंग की पहचान पूछी तो चेन शाओजू ने बात बनाते हुए कह दिया कि वो उसका बहुत करीबी दोस्त है। लेकिन तभी अंधेरे में छिपे लुओ टिएनजोंग के चमचे, जो काफी देर से जियांग चेंग पर नजर रखे हुए थे, अचानक सामने आ गए। उन्होंने रास्ता रोकते हुए कहा, लुओ यंग मास्टर का साफ ऑर्डर है, टोंगटियन डिवाइन टेम्पल का कोई भी बंदा अंदर नहीं जाएगा। ये देख चेनबो ने चेन शाओजू से पूछा, क्या मुझे आपके उस दोस्त की मदद करनी चाहिए? चेन शाओजू ने बड़े मजे लेते हुए जवाब दिया, अरे छोड़िए चेनबो, वो कोई मामूली चीज नहीं है। अब बस देखिए, किंगजिन सेक्ट के इस बेचारे लड़के की शामत आने वाली है। तुम इस लेवल तक कल्टीवेशन करके पहुंचे कैसे? इतना कहते ही उसने उसकी तलवार छीनकर सीधा उसकी गर्दन पर टिका दी और कड़क आवाज में बोला, वापस जाओ और उस लुओ टिएनजोंग से कह देना कि अपनी गर्दन साफ करके रखे, मैं खुद आकर उसका हिसाब चुकता करूंगा। चिंगजियन सेक्ट का वो एल्डर खौफ के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया और बस पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। चेनबो के मन में अब जियांग चेंग को लेकर थोड़ी घबराहट तो थी, पर चूंकि वो चेन शाओजू का दोस्त था तो फिलहाल खतरे वाली कोई बात नहीं थी। तभी वहां सिटी लॉर्ड की पूरी टीम आ पहुंची। जियांग चेंग ने सिर उठाकर देखा तो उसे भीड़ में जियांग लियू और बाई फेंगयू दिखाई दिए। उसने मन ही मन मजे लेते हुए सोचा, कंजूस सिटी लॉर्ड, पर चलो अच्छा है, मेरे अपने बंदे अंदर घुस चुके हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए अंदाजा लगाया कि अगर ये सिटी लॉर्ड की टीम में शामिल हो गए हैं तो पक्का इन्हें जियू गोंग टूम के बारे में कुछ न कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। उन दोनों ने भी जियांग चेंग को पहचान लिया था, पर चूंकि उसने अपना भेष बदला हुआ था इसलिए अभी पहचान जाहिर करना ठीक नहीं था। वहां खड़े अलग अलग सेक्ट्स के लोग सिटी लॉर्ड की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि उन्होंने जियू गोंग टूम का मैप सबके साथ शेयर किया है। इन सबका मकसद बस एक ही था, किसी भी तरह वहां की लेगेसी हासिल करना ताकि अपनी अपनी पावर बढ़ा सकें।
बेगू सिटी का लॉर्ड मुस्कुराते हुए जियांग चेंग के पास आया और बोला, यंग मैन, फिर मुलाकात हो गई। और फिर अचानक हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, अरे, पिछली बार की मुलाकात को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जियांग चेंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेगू हूँ, उन 4 श्वानहुआंग वुड्स के लिए आपका शुक्रिया जो आपने मुझे दिए थे। ये सुनते ही बुढ़ा खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, अरे वो तो बस एक गलतफहमी थी। यंग मैन, अगर आइंदा तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहां खड़े लोग ये नज़ारा देखकर कानाफूसी करने लगे कि आखिर ये लड़का है कौन जिससे सिटी लॉर्ड इतने दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हैं। जियांग चेंग के दिमाग में तो पहले से ही कुछ खुराफात चल रही थी। उसने सिटी लॉर्ड से कहा, सच कहूं तो एक छोटा सा काम था आपसे। क्या मैं वो जियूगोंग मैप एक बार देख सकता हूं? सिटी लॉर्ड का चेहरा ये सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया, पर उन्होंने मैप निकालते हुए कहा, देखो, ये इकलौता मैप है तो इसे जरा ध्यान से देखना। जियांग चेंग को उनकी हरकतों पर पहले ही शक था, और जैसे ही उसने मैप देखा उसे सब समझ आ गया। उस मैप को जानबूझकर पुराना दिखाने की कोशिश की गई थी। साफ पता चल रहा था कि इसे फिर से ड्रॉ किया गया है और ये पूरी तरह फेक है। अगर कोई इस मैप के भरोसे खजाना ढूंढने निकला तो वो टूम के अंदर 15 मिनट भी जिंदा नहीं बच पाएगा। बेगू हू ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, क्यों यंग मैन, कुछ समझ आया क्या? जियांग चेंग ने वो मैप वापस सिटी लॉर्ड को थमा दिया और बोला, बस एक मैप ही तो है, आप इसे संभाल कर रखिए, कहीं कोई इसे चुराकर इसमें फेरबदल ना कर दे। इतना कहकर उसने जियांग लियू और बाई फेंग्यू की तरफ देखा। तो भाई लोग, आज का वीडियो बस यहीं तक, लेकिन टेंशन मत लो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके और भी कई चैप्टर्स बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर दूं, वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।